विरोधी हैं। आप बताइए, ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? और इन्होंने कहा था कि नहीं था कि राम का केस लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ। ये प्रधानमंत्री आपने मोदी जी बनाया तो जाकर के कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। मित्रों, ये सनातन विरोधी हैं। क्या कहते हैं? सनातन डेंगू है। आजकल बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि हर राष्ट्र विरोधी इनका दोस्त है। जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ाती है। मरने के बाद आपने सरकार को नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का चुनावी चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि अब तक प्रभु राम जो है चुनावी अखाड़े में क्यों नहीं उतारे गए। ये मुद्दा मेरे दिमाग में, ध्यान में बहुत दिनों से था। हालांकि इशारों में पीएम मोदी कभी कभी राम मंदिर का जिक्र कर लिया करते थे, मगर बिहार के जिस इम्पोर्टेंट सीट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस सीट पे तो अगर मानो कि बीजेपी से लेकर राजद और तमाम जो बड़े बड़े पार्टी हैं, उनका पूरा का पूरा प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। अररिया एक ऐसा सीट है बिहार का जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पधार चुके हैं। अररिया में थोड़ी जो कमजोरी है बीजेपी की, उसको दूर करना चाहते हैं। एनर्जी की कमी है और एनर्जी ड्रिंक के रूप में सबसे अच्छा ड्रिंक है कि आप किस तरीके से धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को डरा सकते हैं, बता सकते हैं, एहसास करा सकते हैं। अररिया में सब कुछ चल रहा है। जेपी नड्डा खुलकर अफजल गुरु का भी नाम लेते हैं और महागठबंधन, अब ये जो कांग्रेस है, ये लोग सनातन विरोधी हैं। तमाम चीजें चल रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर प्रधानमंत्री से लेकर के जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों आना पड़ा अररिया? क्यों सांसद जो है उनके बीच में, पब्लिक के बीच में उनके खिलाफ इतनी बड़ी एंटी कमेंसी चल रही है? इन तमाम चीजों पर गौर करना पड़ेगा। अररिया इतना महत्वपूर्ण हो क्यों गया? अब तक सीमांचल की सीटों की बात की जाए तो जो इंडिया गठबंधन है उसका दबदबा होता हुआ दिख रहा था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अररिया के लिए बड़े बड़े नेता जो है फरिया रहे हैं। क्या आप कहे रिरिया रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, बड़ा ठेठा और गवई शब्द है। गांव में ज्यादा बोलने वाले बात होती है कि अब लोग जो है अब गिड़गिड़ा भी रहे हैं, रिरिया भी रहे। चूंकि ये अररिया है, फरियाने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो अब क्या है, 7 मई को यहाँ चुनाव होने, जेपी नड्डा आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं और भाषण में क्या कुछ बोल कर जाते हैं वो भी बस एक लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े अखबारों ने हेडिंग दिया है, भगवान राम का लिया नाम और कांग्रेस पर फूट पड़े नड्डा, अफजल गुरु का भी कर दिया जिक्र। ये बड़े अखबार की हेडिंग है। जेपी नड्डा अररिया में थे, सब कुछ बोलकर चले गए। कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है इंडिया महागठबंधन की बात हो रही है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि संसद पर हमला करने के दोषी अफजल के समर्थकों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी आखिर क्यों जीतनी चाहिए? बिल्कुल वोट ना करे। 7 मई को चुनाव होने, यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन प्रदीप सिंह, इनकी सीधी टक्कर जो है शाहनवाज आलम से है। 7 मई को वोटिंग होने हैं, 7 से पहले जो है ध्रुवीकरण होना है। तमाम चीजों पर बात होने लगी है, मगर जो कमजोर कड़ी है, ये 2 विधानसभा सीट उस लोकसभा का ऐसा है जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर है। और इन दोनों जगहों की हम बात करेंगे कि आखिर पिछले चुनाव में क्या कुछ रहा है। आंकड़ों पे भी बात होगी, तमाम चीजों पर बात होगी। अररिया और जोकीहाट, ये 2 विधानसभा ऐसा है जहां पर राजद को 73% वोट जो है पिछली बार लोकसभा चुनाव में पड़े थे और इतने वोट प्रतिशत के कारण ही वहां पर राजद की पकड़ काफी मजबूत है। और ये 2 जगह ऐसा है जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है। इस बार उम्मीदवार के खिलाफ एंटी कमेंसी भी है, खास करके किसान खासे चिड़े हुए हैं प्रदीप सिंह से और उनका यह कहना है ये सांसद
ब्यूरोक्रेसी पर भी हावी नहीं हो पाते हैं, मतलब इनका कोई अधिकारी बात भी नहीं सुनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी है तो मोदी के कारण हम वोट करेंगे, ये जनता की प्रतिक्रिया है। सांसद उम्मीदवारी की बात की जाए तो बहुत मजबूत नहीं माने जा रहे हैं, कमजोर कड़ी है, तमाम चीजें हैं। और ये जो 2019 की मैंने बात की थी, लोकसभा के पिछले चुनाव का ट्रेंड यही बताता है कि 41.1% अररिया में भाजपा का वोट प्रतिशत था, राजद को मिले वोट का प्रतिशत 58.9 था। भाजपा का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो कि हाट में 26.3 था, राजद को वहां से 73.7% मिला। बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में राजद का वोटिंग परसेंटेज है भाजपा के तुलना में काफी कम है। मगर ये 2 जगह ऐसा है जहां जबरदस्त वोटिंग होती है। हालांकि 2019 के चुनाव में जीत तो गए, मगर पब्लिक के बीच में जो एक फिगर होता है, या तो राम के भरोसे निकल जाए या मोदी के भरोसे निकल जाए। और इसी कारण से जेपी नड्डा भी जो है राम, भगवान राम जैसे राम करते हुए नजर आए और फिर अयोध्या की बात की, मगर पूरे भाषण में कहीं भी दूसरे पक्ष को टारगेट करते हुए नहीं दिखे, जैसा पीएम मोदी इन दिनों चल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है वोट जिहाद, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। पहले तो मंगलसूत्र पर थी बात, जमीन का बंटवारा की बात हो रही थी, अब वोट जिहाद। कोई सपा की उम्मीदवार है यूपी में, उन्होंने वोट जिहाद का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया, डिफाइन किया गया कि जिहाद का मतलब भाइयों समझिए। मगर मेरा यह कहना है कि पूरे धार्मिक एंगल को हटा दे, सभी पार्टियों के धार्मिक एंगल को हटा दे, सभी पार्टियों के तुष्टिकरण को हटा दे, तो फिर मुद्दा क्या है? अगर राम मंदिर ना हो, अगर तमाम हिंदू मुस्लिम की बातें ना हो, तो किसी भी पार्टी के पास फिर मुद्दा रहेगा। तो ये जो मैनिफेस्टो है या जो धार्मिक फास्ट फूड है, अगर यह नहीं रहे भारत की पॉलिटिक्स में, तो मुद्दा विहीन पार्टियों को 50 सीटें भी ना आए। ये जो पूरे देश का जो ट्रेंड चल रहा है वो काफी खतरनाक है। पिछली बार प्रदीप कुमार सिंह को 52.9% वोट मिला था और पिछले बार राजद से सरफराज आलम थे जिनको 41.9% वोट मिला। इस बार चेहरा बदला हुआ है, शाहनवाज आलम है। पब्लिक तो यह भी कहती है कि चेहरा भाजपा किसी और को दे देती। ये एंटी कैंपेंसी क्यों? अगर सब कुछ काम हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ, तो फिर लोगों के मन में इतना विरोध क्यों पनप रहा है? ये तमाम चीजों पर तो गौर करना पड़ेगा। फिलहाल तो तमाम चीजें हैं, भगवान राम और मोदी का सहारा है। प्रदीप जी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मगर अररिया में फरियाने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के जो कुछ अंश हैं, जो एक पेटेंट डायलॉग हो सकता है पिछले 5 सालों में, आगे अमेरिका से आगे निकल गया भारत। अब भारत कैसे अमेरिका से आगे निकल गया, वो कोरोना का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पे बवाल मचा हुआ है, कोविशील्ड पे बवाल मचा हुआ है, इसको काउंटर नहीं कर पा रहे लोग। हालांकि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारी भी बात होती है। आईएमए के बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम नारायण, उन्होंने कहा कि ये जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, इसकी तो खुद की एक्सपायरी जो होती है वायरस की, वो 6 महीने की होती है और उसके बाद 4 साल के बाद ये हाई तौबा क्यों? और मेरे भी समझ में नहीं आता कि चुनाव से पहले ही ये तमाम विस्फोट होते कैसे। पूरे देश में अभी भ्रम की स्थिति फैली हुई है। दूसरा, परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं जेपी नड्डा, जबकि उनके तमाम घटक दल जो है परिवारवाद पे ही टिके हुए हैं। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस बात कर रहा हूं कि अगर आपने तंज कसा है तो आपके भी जो घटक दल हैं उन पे भी यह लागू होता है। अगर तमाम चीजों को देखें, परिवारवाद पे हमला किया तो परिवारवाद पर आप खुद बैकफुट पे हैं। राजद को का समझाया मतलब कि रिश्वतखोर जंगलराज दलदल, मगर कर्नाटका में जो हुआ उस पर तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल हो जाता कर्नाटका में, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। ईडी गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का कुनबा होती। पूरे देश को, पूरे विश्व को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या यह देश जो है इन तमाम धार्मिक नारों पे ही चलेगा या आपका अपना कोई एजेंडा भी होगा? अररिया में आप कमजोर है या पूरे बिहार में मजबूत है या पूरे देश में मजबूत है, ये अलग एक फैक्टर है। मगर बात तो तभी होगी जब आप मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे देश की राजनीति में मुद्दों पर कोई बात हो रही है। रोजगार पर कोई बात हो रही है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आरक्षण पे भी जो चीजें चल रही हैं, संविधान बांटने की बात हो रही है, कमजोर करने की बात हो रही है, खत्म करने की बात हो रही है। पढ़े लिखे देश में हर आदमी
दौड़ता हुआ नजर आता है नेता के बातों के पीछे और बाद में पछताता है कि सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। तो अररिया काफी महत्वपूर्ण हॉट सीट माना जा रहा है, तो सबकी निगाह है कि क्या कुछ होगा। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।